हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है? चैट बॉक्स में वाई लिखिए ज़रा सभी। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, चलिए। So the topic that we have to start today is steady state sinusoidal analysis. All right. अब जो सेकेंड टर्म है साइनोसॉइडल एनालिसिस, उसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अब हमारा जो इनपुट है या जो एक्साइटेशन है, इट विल बी अ साइनोसॉइड। वो अब एक साइनोसॉइड होगा। बट ये जो पहली टर्म है, स्टेडी स्टेट एनालिसिस, can you please tell me what is the meaning of this word steady state in the chat box? What is the steady state? Anyone? What is the meaning of steady state analysis? The circuit condition after infinite time. After what? Yes. After what? The output has reached steady value. अच्छा, हाँ मयूर, ठीक बात है। After the circuit is closed, definitely yes. And what is the meaning of then infinite time, Yash? Is there some time period which you are calling as infinite? Hmm?
हाँ मतलब इनफाइनाइट मतलब कितना, इफ यू कैन क्वांटिफाई इट प्लीज। इनफाइनाइट मतलब तो फिर वो तो नॉट डिफाइंड ही हो गया, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, सर्किट क्लोज करने के कितनी देर बाद। इज देयर एनी टाइम लिमिट? चलिए लेट अस सी। I'll take an example of an AC circuits. Those who are electrical students will relate to it quickly. Say this is something Vs is equal to Vm sin omega t. All right, this is R, this is L. You energize the circuit at t equal to 0. जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये काम आता है शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स के अंदर, ठीक है। शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट्स में ये काम आएगा। फॉल्ट एनालिसिस जब आप करेंगे तब भी ये काम आएगा। डीसी ऑफसेट एंड ऑल यू विल स्टडी देयर इन पावर सिस्टम, इट्स स्टार्ट इन वेरी डिटेल, ठीक है। मैं जब पावर सिस्टम में ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो करीब करीब 3 से 4 घंटे तक हम लोग ट्रांजिएंट्स, शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट्स में ये डिस्कशन चलता है। हालांकि यहाँ हमें रहना है किस पे कन्फाइंड, यहाँ हमें कन्फाइंड रहना है नेटवर्क थ्योरी के डिस्कशन पे। अब दिस करंट इज से आई, नाउ Vs is IR plus L di by dt after closing the switch. T greater than 0 means after closing the switch. All right, now solving this differential equation gives you a solution, this plus some constant e raised to power minus R t by L sin phi, ठीक है। ये टर्म आती है, 2 टर्म्स आती है, ठीक। अब बड़ी क्लियर सी बात है, दिस टर्म वैनिशेस as t टेंड्स टू इंफिनिटी, सही बात है। सेकेंड टर्म जो है ये टेंड्स टू 0 as t टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज द, अगर आपके कंट्रोल सिस्टम की भाषा में बात करूं मैं तो ये आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है। दिस इज योर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स and this is your transient response. Transient is something which changes with time and ultimately vanishes, right? This is transient response, ठीक है। इसको transient response हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे बताना, आप एक कमरे में एंटर किए, कमरे में एंटर करते बराबर आप पंखे का स्विच ऑन करते हो, है ना। एक पंखे का हम करंट देखें तो इट्स समवेयर अराउंड 0.4 एम्पियर्स। जो 60 वाट का पंखा सीलिंग फैन, आप उसका करंट अगर मेजर करें तो समवेयर अराउंड 0.35 टू 0.4 एम्पियर्स इट इज टेकिंग, लेट अस से 0.4 एम्पियर्स। अब ये जो 0.4 एम्पियर्स है, आप मुझे बताइएगा जिस इंस्टेंट पे आपने स्विच ऑन किया, क्या उसी इंस्टेंट पे करंट 0.4 एम्पियर पे पहुंच गया क्या? यस और नो? आंसर इज डेफिनेटली नो। भाई उसी इंस्टेंट पे कैसे पहुंच गया? अगर उसी इंस्टेंट पे पहुंच गया तो ये तो बिल्कुल एक इम्पल्स करंट वाली बात हो गई कि t इक्वल टू 0 पे 0 ही था और t इक्वल टू 0 पे ही 0.4 हो गया। हाउ कुड दैट बी? t इक्वल टू 0 पे अगर कोई चीज किसी कंडीशन में है
तो t इक्वल टू 0 पे वो बस उसी कंडीशन में हो सकती है, कोई दूसरी कंडीशन में नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग द पॉइंट? किसी भी ट्रांजिशन में एक फाइनाइट टाइम लगता है, कोई भी ट्रांजिशन, इवन अ स्मॉल चेंज। एक आपको पेन उठाना है, पेन उठा के इस साइड से इस साइड रखना है, उसमें भी इट टेक्स टाइम, इवन दैट एक्टिविटी कैन नॉट हैपन इन जीरो टाइम। So the transition of the current from the initial value or zero value to the final value doesn't happen instantaneously. It takes some time for the current to reach its final value. And here from this equation we say that it takes infinite time for the current to reach its final value. Now we must quantify this infinite. Although infinite means not defined, but here infinite means something. Here we shall define what is the meaning of infinite. All right, I will draw another circuit जो कि आप लोगों ने ट्रांजिएंट में देखा होगा. Instead it was a DC, something like this. So I is what? I think you know this. है ना, ये निकालते हो ना आप स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ एन आरएल सर्किट. एक आरएल सर्किट है, उसको स्टेप वोल्टेज दिया, तो जब स्टेप वोल्टेज दिया तो उसने इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया. तो जब एक आरएल सर्किट को डीसी वोल्टेज दिया जाता है तो वो इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है. कैसे रिस्पॉन्ड करता है? उसमें जनरेट होने वाला करंट या फ्लो होने वाला करंट फॉलोज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, एंड यू नो दिस दैट दिस इज अ राइजिंग एक्सपोनेंशियल. ये क्या है? एक राइजिंग एक्सपोनेंशियल है. ये हम ट्रांजिएंट में देखेंगे भी सही काफी डिटेल में. तो ये रिस्पॉन्स मैंने ड्रॉ किया. ऑलराइट, सो दिस इज योर final value I max. I max means what? V by R. As t tends to infinity, I tends to V by R. It's clearly seen from the equation. अभी देखो, आपको पता है इसका टाइम कांस्टेंट होता है क्या? L by R, बराबर. इतना सेकेंड्स इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट by definition. Now in this equation here, in this equation, यहां पर आप जरा रखिएगा t इज इक्वल टू 4L by R रखिएगा जरा. तो जब यहाँ पे 4L by R रखोगे तो I of t मिलेगा I max, V by R को I max लिख रहा हूँ, 1 minus e raised to power minus 4. Can you tell me how much is this? कैलकुलेटर चलाएंगे जरा जल्दी से. करेक्ट. $0.9816 I max, मतलब ग्रेटर देन 98% ऑफ फाइनल स्टेडी वैल्यू. ठीक है. अब आप मुझे बताना, आप में से कई लोगों ने कंट्रोल सिस्टम पढ़ रखा है, आपको नहीं लगता ये +-2% के बैंड में आ गया? यस या नो बोलो सभी. क्या ये +-2% के बैंड में आ गया क्या? बिल्कुल आ गया, +-2% के बैंड में आ गया. सभी लोग बताइए, जिन्होंने कंट्रोल पढ़ रखा है वो तो रिलेट कर ही सकते हैं आसानी से. Is it in the +-2% band? Yes, it is. Now we have substituted 4L by R. What is this 4L by R, by the way? Is it 4 time constants?
इज इट 4 टाइम कॉन्स्टेंट्स? अच्छा, जिन्होंने कंट्रोल पढ़ा है वो बताएंगे टाउ इज 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन, सेटलिंग टाइम इज 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन। क्या ये आपने पढ़ा है, यस या नो? क्या ये आपने पढ़ा है? वही चीज है, देखो यहां पर इसका मतलब क्या है, 4 time constants it takes for any under-damped system. Now, practically the systems are designed as under-damped that you study there in control system. ठीक है, प्रैक्टिकली सिस्टम जो है वो अंडर डैम्ड होते हैं ज्यादातर करके। तो किसी भी अंडर डैम्ड सिस्टम को सेटल होने में भाई 98% से ज्यादा हो गई वैल्यू, मतलब यू आर ऑलमोस्ट देयर, आप बिल्कुल पहुंच गए स्टेडी स्टेट में, है ना। तो 4 टाइम कांस्टेंट का समय लगता है किसी भी अंडर डैम सिस्टम को अपनी फाइनल वैल्यू पे पहुंचने में। ठीक है, वैसे ही आप यहां देखें अगर, तो यहां पे भी 4 टाइम कांस्टेंट आप रखिएगा 0.02 ना भाई, 0.98 मतलब क्या, ये वाली टर्म 0.02 मतलब खत्म, ये वाली टर्म खत्म। ठीक है, और बचा क्या, बचा फिर खाली ये। ठीक है, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट इन अ डिफरेंट कलर। सेकेंड टर्म खत्म होने के बाद बचा क्या, केवल ये बचा। ठीक है, सो व्हेन यू से t टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हाट इज t टेंडिंग टू इंफिनिटी मींस, ठीक है यश, t equal to infinity means anything greater than 4 time constant, we are calling it as infinity. ऑलराइट, तो 4 टाइम कांस्टेंट निकल जाने के बाद जो एनालिसिस आप करते हो उसको क्या कहोगे, स्टेडी स्टेट एनालिसिस कहोगे। ठीक है, 4 टाइम कांस्टेंट निकल जाने के बाद जो एनालिसिस आप करेंगे उसको आप क्या कहोगे, स्टेडी स्टेट एनालिसिस कहोगे। जबकि 0 से लेकर के 4 टाइम कांस्टेंट्स तक, 0 से लेकर के 4 टाइम कांस्टेंट्स तक, जैसे हम आप कंट्रोल सिस्टम में निकालते हो ना, आप पीक टाइम, रश टाइम, डिले टाइम, पीक ओवरशूट निकालते हो, स्टेप रिस्पांस ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम निकालते हो कि नहीं, पीक टाइम, रश टाइम, डिले टाइम, पीक ओवरशूट। तो वो क्या करते हो आप, वो ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हो। वो क्या है, ट्रांजिएंट एनालिसिस है कि भाई सेटल तो हो ही जाएगा, लेकिन सेटल होने के पहले 10% से 90% पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा, है ना। 10% पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा, मैक्सिमम वैल्यू को ओवरशूट करेगा पहले ओवरशूट में, तो कितना ऊपर तक जाएगा, पीक ओवरशूट परसेंटेज। ये सब क्या होते हैं, ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ये सब क्या होते हैं बोलो, ट्रांजिएंट स्पेसिफिकेशंस होते हैं। स्टेडी स्टेट एनालिसिस एंड ट्रांजिएंट एनालिसिस दे हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले कई साथी बैठे हैं यहाँ पर, आप लोग पावर सिस्टम्स जब पढ़ोगे, प्रॉब्लम मैं ही पढ़ाऊंगा आपको पावर सिस्टम्स, तो पावर सिस्टम्स में जब आप फॉल्ट एनालिसिस करते हो, स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हो, है ना, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, स्विंग इक्वेशन, इक्वल एरिया क्राइटेरिया, ये सब ट्रांजिएंट एनालिसिस में आता है ना। जबकि आप लोड फ्लो एनालिसिस करते हो, ट्रांसमिशन लाइन का एनालिसिस करते हो, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन आपका स्टेडी स्टेट एनालिसिस है, पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका स्टेडी स्टेट एनालिसिस है। ठीक है, नेटवर्क में कुछ हिस्सा ट्रांजिएंट का है, पावर सिस्टम में कुछ हिस्सा ट्रांजिएंट का है, कंट्रोल सिस्टम में आप ट्रांजिएंट का कुछ हिस्सा पढ़ते हो। ठीक है, तो मोर देन 70-80% तो आप स्टेडी स्टेट एनालिसिस ही करते हो अंडर ग्रेजुएट में। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द स्टेडी स्टेट एनालिसिस एंड द ट्रांजिएंट एनालिसिस। ठीक है, इसके ऊपर क्लियर एंड नोटेड टाइप कीजिए आप।
तो 4 टाइम कांस्टेंट के बाद जो एनालिसिस करते हैं वो स्टेडी स्टेट एनालिसिस होता है। 0 से लेकर के, 0 मतलब क्या है, t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 वो इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट पे आपने सिस्टम को एनर्जाइज किया बाय कनेक्टिंग इट टू सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर और एनर्जी। ठीक है, तो अब हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, अब व्हेन इट कम्स टू साइनोसॉइडल एनालिसिस, आपको पता है सारे वोल्टेजेस और करंट जो है वो साइन वेव होंगे। ऑल द वोल्टेजेस एंड करंट्स विल बी द साइन वेव्स। अब some basics which you already know of, I'll just very quickly go through them। 3 एलिमेंट्स आपके सामने आने हैं। यहां पर यूजुअली हम पोलैरिटी नहीं दिखाते। आई थिंक यू नो द रीजन व्हाई, बिकॉज it's positive negative happening at the supply frequency, so polarity is anyway toggling at the supply frequency, so we generally do not show the polarity, but there are some exceptions where it is to be shown as instantaneous polarity। वो केस मैं आपको अलग से बताऊंगा। बाकी यूजुअली यहाँ पोलैरिटी हम दिखाते नहीं है, प्लस माइनस। ठीक है, दिस इज IR, दिस इज IL, दिस इज IC। Now I'll draw a few corresponding phasors which you will easily relate। ठीक है, ये आपको पता है, लैगिंग, लीडिंग एंड इन फेज, यू नो। ऑलराइट, नाउ फॉर दिस R is VR by IR is equal to VR angle 0 upon IR angle 0, which is nothing but VR by IR. You are aware of it, it's a real number। XL is VL angle 0 upon IL angle minus 90। ठीक है, so it becomes VL by IL angle plus 90। now this is XL, so it becomes what, JXL और J ओमेगा L। ये J ओमेगा L बनता है। ठीक है, J means what, J means one angle 90 degrees। alright, or to accommodate both, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ इट। ऑलराइट, BC XC is BC angle 0 upon IC angle plus 90, so BC by IC angle minus 90, और ये हो जाता है माइनस J XC। XC is 1 upon omega C। ये सारी चीजें आपको पता है। ठीक है, इसको नोट डाउन करके डन टाइप कर दीजिए। ठीक है, नाउ द एनालिसिस हियर इज
to be done with the help of phasor diagrams, है ना। तो फेजर डायग्राम के कुछ फंडामेंटल्स हैं, आई होप आपको पता होंगे। आई विल जस्ट वेरी क्विकली गो थ्रू इट। जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर व्हेन यू एनालाइज द waveforms of AC machines, no, air gap MMF and air gap flux, resultant flux, वहाँ पे फेजर डायग्राम के काफ़ी फंडामेंटल्स काम आते हैं, जो कि अब हम समझेंगे। I would like to first discuss the utility of a phasor diagram. Can you tell me please in the chat box what is the utility of a phasor diagram? All of you must be drawing it, right? तो जरा बताना तो क्या जरूरत क्या है फेजर डायग्राम की। जी, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ अ फेजर डायग्राम, क्यों बनाते हो भाई? तन्वी सेज इट शोज द फेज डिफरेंस, बराबर बात। और कुछ बाकी लोग क्या बोलते हैं? चलिए यहाँ पे बताना तो हु इज लैगिंग हु इज लीडिंग। अच्छा ठीक है, हु इज लैगिंग हु इज लीडिंग, कैन यू टेल मी प्लीज इन द डायग्राम। डेफिनेटली यस, है ना, बिकॉज सी द एक्स एक्सिस इज इक्विवेलेंट टू सम टाइम एक्सिस ना, मतलब एज यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन द क्लॉक इज टिकिंग, टाइम इज प्रोग्रेसिंग। ठीक है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डेफिनेटली पहले वी आया और उसके कुछ मिली सेकेंड के बाद आई आया, तो डेफिनेटली यहाँ पर V is leading whereas I is lagging by 6, है ना। अब यहाँ तो चलो दो वेव फॉर्म है तो आपको बड़ा क्लियरली समझ में आता है कि ये लैग कर रहा है, ये लीड कर रहा है, बराबर है। अभी इफ आई डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, और अब मैं आपको बोलूँ लो आप बता दो यार कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, कितने से कर रहा है। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो यार आप, अभी कैसे बताएं, दो तक ठीक था, 3 तक ठीक था, ठीक है, तो अब तो ना हो पाएगा, अब तो कैसे बताएं। अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट ना करके मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता, अगर ऐसे रिप्रेजेंट ना करके ऐसे रिप्रेजेंट कर देता, तो फ्रॉम हियर इट वुड हैव बिकम वेरी इजी फॉर यू टू टेल मी कि ये इसको इतने डिग्री से लैग करता है, ये इसको इतने डिग्री से लीड करता है, राइट। सो इट इज एन ईजियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द फेजर्स, है ना। फेजर्स की रिलेटिव पोजीशन को एक्सप्रेस करने का ये एक आसान तरीका है, ठीक है। अब an important diagram to understand the whole story,
कोई भी साइनोसॉइड होता है जो, उसको हम एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो स्लाइड आपके सामने लिखी है, ये स्लाइड क्या प्रूव करेगी? ये स्लाइड आपको ये प्रूव करेगी कि किसी भी साइनोसॉइड को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग फेजर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या था, पहले आपका फेजर वाज इन दिस पोजीशन, 0 इस पोजीशन में था। क्या हुआ, दिस कॉरस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट। ठीक है, फिर ये पॉइंट उठ के पहुंच गया यहाँ पे, यू आर मूविंग ऑन अ साइन वेव। ठीक है, आप आपका मोशन एक साइन वेव के ऊपर करते हो। तो हुआ क्या, दिस फेजर गॉट रोटेटेड बाय 30 डिग्रीज एंड इट रीचेस हियर, ये यहाँ पे पहुंच गया इस तरीके से। ठीक है, जैसे ही आप P से Q पे पहुंचे, ये फेजर रोटेट होके उधर पहुंच गया। ठीक है, अब ये आपको पता है, से दिस इज लेंथ Vm। ठीक है, और ये 30 डिग्री से रोटेट हो गया। ठीक है, Vm कितना डिग्री से रोटेट हो गया, 30 डिग्री से इट रोटेट्स, ये Vm। Now if I ask you what is this height, can you tell me this height please? ये height कितनी है? What is this height in terms of Vm? Vm sin 30, no? Vm sin 30 degrees. All right, Vm sin 30 degrees. Now, don't you think so that this is instantaneous value of the sine wave at the instant where theta is pi by 6? Isn't it so? भाई ये क्या है, ये हाइट क्या है, ये वाली हाइट ही तो Vm/2 है ना, Vm sin 30 इज 1/2। ठीक है, वैसे ही इसके जस्ट बाद वाली हाइट क्या है, ये Vm इंटू √3/2। Vm इंटू √3/2 मतलब Vm sin 60। उसके बाद वाली ये वाली हाइट Vm sin 90। Vm sin 90 बोले तो Vm, ये वाली हाइट कितनी है, Vm sin 120। Sin 120 is again √3/2. This is what? Again Vm/2. Sin 50, 150 is again 1/2. Vm sin 180. Means, see what is happening. As the phasor is rotating anti-clockwise, its vertical projection is following a sine law. क्या स्टेटमेंट मैंने बराबर बोला? As the phasor is rotating anti-clockwise, its vertical projection is following a sine law. Vertical projection मतलब that height follows a sine law, right? पहले घटेगी बढ़ेगी, 0 से शुरू होगी, बढ़ेगी, फिर घटेगी, 0 पे आएगी, फिर नेगेटिव में जाएगी, फिर 0 पे जाएगी। ठीक है, तो as the phasor
एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इलेक्ट्रिकल वालों को काम आएगा मशीन्स में, वर्टिकल प्रोजेक्शन। Vertical projection of a phasor represents its instantaneous value, and anti-clockwise or counterclockwise direction of rotation is positive direction of rotation. Anti-clockwise direction of rotation is called as the positive direction of rotation. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और वो 2-3 पॉइंट्स आप नोट कर लो। ये नोट डाउन करके नोटेड टाइप करिए। ठीक है, चलिए so we have seen the utility of a phasor diagram. Now I will take a comprehensive example, and with that comprehensive example I'll explain all the basics. Say a simple circuit, 100 volts, Vs is 100 volts, and its omega is 10 radians per second. ठीक है, this is say 3 ohms, this is 0.4 Henry, this is your Is. ठीक है, इसके अंदर सारे फंडामेंटल्स में कवर कर लूंगा एंड देन फिर लाइन से हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे ये जो 100 वोल्ट लिखा है ये कौन सी वैल्यू है? ये जो 100 वोल्ट लिखा है ये कौन सी वैल्यू है? बताओ भाई, आप बोलते हो ना आपके यहाँ कितना आता है घर में, 240 वोल्ट आता है, तो ये 240 वोल्ट क्या है? यश, it's the RMS value. It's the RMS value. When only the magnitude is given, please understand this. AC डोमेन में अगर खाली मैग्नीट्यूड देता है तो वो RMS वैल्यू होती है, और DC डोमेन में अगर खाली मैग्नीट्यूड देता है तो वो DC वैल्यू या एवरेज वैल्यू होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वालों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसी डोमेन में, एसी डोमेन मतलब क्या? एक इन्वर्टर है, इन्वर्टर का इनपुट साइड डीसी डोमेन है, आउटपुट साइड एसी डोमेन है। एक रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर का इनपुट साइड एसी डोमेन है, आउटपुट साइड डीसी डोमेन है। एसी डोमेन में कोई भी नंबर अगर है, वेदर वोल्ट्स और एम्पियर्स, इट इज आरएमएस वैल्यू।
ऑलवेज। और डीसी डोमेन में एनी नंबर 10 वोल्ट 5 एम्पियर इज व्हाट डीसी वैल्यू और द एवरेज वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ एक चीज मुझे बताना, ये जो वीएस लिखा है, इस वीएस को क्या मैं चाहता तो ऐसे भी दिखा सकता था क्या? वीएस इज इक्वल टू Is this another way of showing it? Say yes or no on it. Yes. This is another way of showing it. Now it's quite obvious that this is VM now. ये VM है, ये बराबर बात है। तो 100√2 VM है तो फिर 100 RMS हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो कैसे भी दिया जा सकता है, या तो मैंने जैसा लिखा है लेफ्ट साइड पे डायग्राम पे वैसा दे सकता है, या तो फिर ऐसा दे सकता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि 100 वोल्ट का RMS सोर्स लगा हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 रेडियंस पर सेकेंड है। ठीक है। नाउ 0.4 हेनरी है, तो यहां मैं लिख देता हूं J4 ओम, राइट है ना। ओमेगा L, ओमेगा इज 10, omega into 0.4 is 4, so I'll write it J4. Impedance seen by the source is impedance seen by the source is 3 plus J4. Converting into polar form, 5 angle 53.13 degrees. I think you know how to convert, huh? So 5 एंगल 53.13। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं, वैसे आपको पता ही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर्स। पहला पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म बोले तो ऐसा वोल्ट्स। ठीक है। बाय डिफॉल्ट द वैल्यू इज आरएमएस वैल्यू। अगेन ये आरएमएस वैल्यू होती है। ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका फेजर को रिप्रेजेंट करने का ये होता है कि भाई इतना मैग्नीट्यूड है और रेफरेंस से इतना लैग या लीड कर रहा है, सीधी बात। ठीक है। दूसरा तरीका कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर फॉर्म, जो आप XY प्लेन पे आपके कंट्रोल सिस्टम में दिखाते हो। B is 100 cos 30 plus J sin 30। ठीक है। तो 100√3/2 plus J 100/2 cos 30 is √3/2 sin 30 is 1/2। ठीक है। तो like this। So this is 100√3/2 and this is 100/2. So therefore this is 100 and this is 30 degrees। ठीक है। तो यही आपका वो फेजर हो गया, ये 100 वोल्ट्स आपका हो गया। ठीक है। अंडर रूट ऑफ रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म स्क्वायर विल कम आउट टू बी 100%। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज एनीवे 1, सो 100 ही वो आ जाएगा। ये कार्टेशियन फॉर्म होता है रिप्रेजेंट करने का। तीसरा तरीका होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो कि हम कभी यूज करते नहीं है। Maybe you might need it in your mathematics course or control system, but here in network we don't
choose it. Third form is this. So these are the three forms in which we shall represent phasors. Most of the times we shall prefer the first one, not only here but in other subjects as well. Whenever needed, we shall convert it into the Cartesian or rectangular form. That depends on the requirement in the particular numerical. अगर न्यूमेरिकल की डिमांड ऐसी है कि आप उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो तो कर लेते हैं, नहीं तो हम पूरा कैलकुलेशन पोलर के अंदर ही करते हैं. ठीक है, इसके ऊपर क्लियर एंड नोटेड टाइप करें आप जल्दी से. ठीक है, चलिए अब एक दो चीजें मैं पूछता हूं, आप फटाफट मुझे बताएंगे. पोलर फॉर्म में आंसर बताएंगे जरा जल्दी से. पहले का आंसर बोलो, दूसरे का आंसर बोलो. पोलर फॉर्म. मैग्नीट्यूड डिवाइड, ऊपर वाले एंगल में से नीचे वाला एंगल सब्ट्रैक्ट, है ना. मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा, ऊपर वाला एंगल में से नीचे वाला एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. बराबर. सेकेंड वाला बोलो. मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई, एंगल्स ऐड कर लें आप. मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई एंगल ऐड. ठीक है, ये क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काम आने वाला है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग थ्रू देम. ठीक है, वैसे आपको पता है. चलिए, कमिंग टू आवर न्यूमेरिकल. तो ये एक सर्किट था, जेड इतना था. नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज IS, so IS is this by this. So let us take this as the reference. एक रेफरेंस फेजर लेना जरूरी है. जैसे सर्किट में एक रेफरेंस होता है, वैसे AC सर्किट्स में एक रेफरेंस फेजर भी लेना हमें होता है, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में सारे एंगल्स हम मेजर करेंगे. So 53.13. So now IS is 20 angle minus 53.13 degrees, this much of amperes. अच्छा, अब एक चीज मुझे बताना है, जो IS आया है इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इस पे राइट या रॉन्ग टाइप करना. ये बराबर लिखा IS एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. है ना. नाउ